अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 9 की ओएसपी स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम कम्युनिटी मेडिसिन करेंगे। तो जो कम्युनिटी मेडिसिन के एलोस है ना, वो तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अजीब है। तो इसलिए जो थ्योरी वाले एलोस थे ना, उनके अकॉर्डिंग मैंने पास्ट पेपर्स को कंपाइल कर लिया। यानी कि जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस इधर उधर थे ना, सबको इकट्ठा करके एक टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, वो एक जगह लिख लिए। तो इनको पढ़ना थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू के सारे एलोस पढ़े या सारे पास पेपर पढ़े। तो एक दफ़ा आप नोट से पढ़े ना, और फिर जो है वो पास पेपर भी देख लेना, क्योंकि कुछ सेशन ऐसे थे जो मैंने मिस किए हैं, समझ नहीं आ रहे थे, और कुछ वैक्सीन वाले हमारे एलोस में इतने ज़्यादा है भी नहीं, तो वो छोड़े, वो आप फिर बाद में देख लेना। पहले ये देख लेते हैं। तो जो पहला टॉपिक है उसमें है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में ऐसी सी पिक्चर बनी हुई है, अपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज़ है। ये एक आइसबर्ग है और इस फिनोमिना को कहते हैं आइसबर्ग फिनोमिना। इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है और सी पार्ट क्या है। तो जो ए पार्ट होता है ना, वो शो करता है कि सिम्टोमेटिक डिजीज कौन सी है, मतलब कि किसी पर्सन को डिजीज है, उसमें सिम्टम्स भी आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि इसको ये वाली डिजीज है। और बी लाइन जो होती है ना, वो डिमार्केशन होती है बिटवीन सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। और सी होती है प्री सिम्टोमेटिक डिजीजेस, जिसके अंदर डिजीज तो है लेकिन अभी सिम्टम्स शो नहीं हुए। तो ये जो हिडन पार्ट होता है ना आइसबर्ग का, ये शो करता है प्री सिम्टोमेटिक डिजीजेस को, जिनके सिम्टम्स अभी शो नहीं हुए। अब हम देख लेते हैं कि इसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है फिनोमेना को, तो ये आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ द डिजीज होता है। अब फ्लोटिंग टिप जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोटिंग टिप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिम्टोमेटिक डिजीज को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद जो इसका सबमर्ज पोर्शन है, यानी कि जो वाटर लाइन से नीचे पोर्शन है, वो क्या शो कर रहा है, वो प्री सिम्टोमेटिक डिजीज को शो कर रहा है। और इसके अंदर क्या क्या आ जाती हैं, इसमें आ जाते हैं लेटेंट केसेस, अनडायग्नोज्ड केसेस और प्री सिम्टोमेटिक केसेस, ये तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। और जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रही होती है, वो शो कर रही होती है डिमार्केशन बिटवीन सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक केसेस। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कौन कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो ऐसे शो करती हैं जिनका प्री सिम्टोमेटिक पार्ट जो है वो ज्यादा होता है। HIV हो सकती है, एड्स हो सकती है, डायबिटीज है, पोलियो है, कोविड-19 है, इसके अंदर से कोई भी दो चार याद रखने नहीं है। उसके बाद कौन सा टेस्ट है जिससे हम ये जो सबमर्ज्ड वाला पोर्शन है ना, जो प्री सिम्टोमेटिक पोर्शन है, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद अब इसके बेनिफिट क्या है, हमने क्यों डिटेक्ट करना है, जो प्री सिम्टोमेटिक है रहने देते हैं ऐसे ही, लेकिन नहीं, इसके फायदे होते हैं। इसके फायदे ये होते हैं कि मॉर्बिडिटी डिक्रीज कर जाती है, मतलब कि डिजीज जो है वो कम हो जाती है। हमें पहले ही पता चल गया, हम पहले ट्रीट कर लेंगे। मॉर्बिडिटी डिक्रीज करेगी, मॉर्टेलिटी डिक्रीज करेगी, एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज करी है। उसने 50 साल जीना था, अब 70 साल जी रहा है, तो एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कर जाएगी, डिसेबिलिटी कम हो जाएगी। पहले पता चल गया डिसेबिलिटी तक नौबत ही नहीं आई। फिर स्प्रेड डिक्रीज करेगा, यानी कि कोई ऐसी डिजीज है जो कि स्प्रेड करती है, फिकर और रूट से या किसी भी रूट से स्प्रेड करती है, तो हम पहले ही जो है पेशेंट को वार्न कर देंगे कि वो हाइजीन का ख्याल रखें, या जो भी डिजीज होगी उसके हिसाब से, तो स्प्रेड नहीं करेगी डिजीज। फिर आ जाते हैं हम स्क्रीनिंग करते किस किस तरह से। हाई रिस्क स्क्रीनिंग होती है, मेथड्स क्या क्या होते हैं, हाई रिस्क होती है, मल्टीफेसिक होती है, या मैस स्क्रीनिंग होती है, इसके बस नाम ऐसे ही याद रख लेने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है स्क्रीनिंग में इंटरप्रिटेशन और फाइंडिंग कौन कौन सी है। अब इस तरह से एक टेबल बना होगा, यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव, डिजीज पॉजिटिव, डिजीज नेगेटिव, ये थ्योरी में भी आपने किया होगा। इस तरह से टेबल बना होगा और हमने फाइंड करनी होती है सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, प्रिवलेंस वगैरह। तो इनके फार्मूले याद रख लेने, और जो भी ऐसा टेबल आएगा ना स्क्रीनिंग के हिसाब से, तो उसके अंदर बस फार्मूला लगा के आंसर निकाल देना। तो इसमें ये दो चीजें याद रखनी होती हैं कि जो अगर हमने ABC वाला फार्मूला याद रखना है ना, तो ये जो डिजीज पॉजिटिव और टेस्ट पॉजिटिव वाला होगा ना, वो E होगा, और उसके नेक्स्ट वाला B है, और फिर यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, यानी कि यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव है और ट्रू नेगेटिव D वाला पार्ट है, और फॉल्स पॉजिटिव क्या है, B है, और फॉल्स नेगेटिव क्या है, C वाला पार्ट है। टोटल में क्या आ जाएगा, इस तरह जो अगर वर्टिकल होगा तो A+C आ जाएगा, और B+D अगर आ जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल अगर हम प्लस करेंगे ना, तो A+B हो जाएगा और C+D हो जाएगा, और अगर इन सबको प्लस करेंगे तो वो होगा n के बराबर, यानी कि टोटल सारा। और कोई भी वैल्यूज आएंगे ना, तो उसके हिसाब से फार्मूले में पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। तो फार्मूलाज हैं कौन कौन से। अगर सेंसिटिविटी आएगी कि सेंसिटिविटी कैलकुलेट करें, जो कि सबसे ज्यादा आई हुई है, तो कैसे करेंगे, A डिवाइडेड बाई A+C मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, यानी कि जो A में वैल्यू होगी ना, वो डिवाइडेड बाई A+C वाली और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा। स्पेसिफिसिटी में क्या होगा, B डिवाइडेड बाई B+D और साथ में मल्टीप्लाई 100। फिर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में क्या होगा, A डिवाइडेड बाई A+B मल्टीप्लाई 100 होगा। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू D डिवाइडेड बाई C+D मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूलाज ऐसे ही याद रखने हैं बस।
और प्रिवलेंस में क्या होगा, प्रिवलेंस अब दो तरह की है। अगर स्क्रीनिंग में आएगी ना, ऐसे टेबल बना होगा तो उसमें फार्मूला लगाना है a+c डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई 100। अगर वैसे आएगी ना, नंबर दिए होंगे प्रिवलेंस, तो प्रिवलेंस होती है टोटल केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई 100। तो इन दोनों तरह से प्रिवलेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूलाज जो है वो याद रखने हैं। इसके अलावा और कौन कौन से फार्मूला आ सकते हैं जो कि पास पेपर में नहीं है? वो केस कंट्रोल स्टडी का टेबल आ सकता है, कोहॉर्ट स्टडी का आ सकता है, उसके अलावा एपिडेमियोलॉजी के फार्मूला आ सकते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट, जो थ्योरी में हमने किए भी होंगे तो वो भी देख लेने हैं। तो ये क्वेश्चन है कि अगर कोई सीवियर डिजीज होगी तो हम कौन से कंपोनेंट को स्क्रीनिंग के वेरिएट कहेंगे? प्रायोरिटी हमने किसको देनी होती है? हमने ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है सेंसिटिविटी को। सेंसिटिविटी जितने परसेंट आएगी हमने उसको प्रायोरिटी देनी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो परफॉर्मेंस स्क्रीनिंग टेस्ट के मेजर की जा सकती है प्रेडिक्टिव वैल्यू से, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्रेडिक्टिव वैल्यू डिपेंड करती है? तो ये होते हैं प्रिवलेंस ऑफ द डिजीज है, सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, जिनके हमने फार्मूलाज किए हैं। तो इन फैक्टर्स के ऊपर कोई भी प्रेडिक्टिव वैल्यू डिपेंड करती होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिजल्ट ऑफ ईसीजी और कैट स्कैन को कंपेयर किया। हमने बताना है कि कौन से वाला हमने प्रेफर करना है ब्रेन ट्यूमर के अंदर। तो ईसीजी के रिजल्ट्स दिए हुए, नंबर सारे दिए हुए और कैट स्कैन के सारे नंबर दिए हुए। हमने ना दोनों के अंदर ना सेंसिटिविटी चेक कर लेनी है। अब जो हमारे पास ईसीजी है ना, उसके हिसाब से सेंसिटिविटी आई है 90%, और जो कैट है ना, कैट स्किन है, उसके हिसाब से सेंसिटिविटी आई है तो 97%। अब हमें खुद ही पता चल रहा है कि कौन से वाला हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए हमने वो सिलेक्ट करना है जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, यानी कि कैट स्किन को हम प्रेफर करेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट करके बता देना है कि कौन से वाला प्रेफर करेंगे जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हमने स्क्रीनिंग की है बीपी की, कि किसी वर्कर ने स्क्रीनिंग की है बीपी की और उसने एक ही ऑब्जर्वर है, उसने दो मेजरमेंट लिए और दोनों दफा डिफरेंट आ रही है, तो इसमें कौन सी टाइप की वेरिएशन हो सकती है और उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? तो ये हो सकती है इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ से कोई वेरिएशन हो सकती है। अब हम इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? हम इसका एवरेज ले लेंगे, जो दो रेटिंग आई है ना हमारे पास, हम उसका एवरेज ले लेंगे। अब यहाँ पे तो सिंगल ऑब्जर्वर था ना, अब एक और क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कहा था कि दो ऑब्जर्वर हैं, दोनों ने रीडिंग दी है, दोनों दफा डिफरेंट आई है, तो अब उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? उसमें ये होगा कि या तो हमको स्टैंडर्ड सेट कर दें, या तो ये इंटेंसिव ट्रेनिंग करें ऑब्जर्वर्स की कि वो सही तरह से रीडिंग दें। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हो सकती हैं। बायोलॉजिकल हो सकती हैं, जैसे कि बीपी में होती हैं। उसके बाद एरर रिलेटिंग टू द टेक्निकल मेथड, ये मेथड ठीक ना हो, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ठीक ना हो तो डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होंगे तभी हमारी रीडिंग गलत आएगी। उसके बाद कौन कौन से टाइप्स के बायस हो सकते हैं इन द मेजरमेंट ऑफ बीपी, मतलब कि किस किस तरह के एरर आ सकते हैं। मेजरमेंट बायस हो सकते हैं, ये मेजरमेंट ठीक नहीं आ रही, इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, या ऑब्जर्वर बायस हो सकते हैं, ऑब्जर्वर को पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, वो ट्रेंड ही नहीं है, तो उसकी तरफ से भी बायस आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन था कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बताएं डायबिटीज के और हाइपरटेंशन के। तो इनमें सेम भी होते हैं कुछ, जैसे स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, डाइट है, अल्कोहल अब्यूज है, तो ये होगी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एसएससी फिगर बनी हुई है, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जो पर्पल वाली लाइन है ना, ये शो कर रही है कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स है, और जो ब्लू वाली है ना, ये शो कर रही है इनको प्रोस्टेट कैंसर है, और जो दरमियान में ये लाइन लगी हुई है ना ब्लैक कलर की, ये कट ऑफ लाइन है। अब हमने बताना है कि जो ए एरिया है ना, यानी कि ब्लू वाला एरिया जो नॉर्मल वाले में आ रहा है, वो किसको शो कर रहा है, और जो बी वाला एरिया है ना जिसमें पर्पल लाइन आ रही है, वो किस चीज को शो कर रही है? तो जो ए वाला एरिया है ना, वो फॉल्स नेगेटिव को शो कर रहा है। अब देखें, अब ये नॉर्मल इंडिविजुअल वाली साइड के ऊपर आ रहा है, इनको कैंसर है, ब्लू वालों को कैंसर है, लेकिन ये नॉर्मल वाले साइड में आ रहे हैं, नॉर्मल वालों के ग्राफ में आ रहे हैं। अब ये क्या होगा कि टेस्ट में ऐसा आएगा कि ये लोग जो है वो नॉर्मल है, इनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो नेगेटिव असल में तो नहीं ना है, तो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट होगा। और जो इस तरफ आ रहे हैं ना नॉर्मल इंडिविजुअल बी वाली साइड पे, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इनको कैंसर नहीं है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है पर्पल वाले। लेकिन अगर बी की साइड पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स पॉजिटिव कंसीडर होंगे, यानी कि टेस्ट में ये आएगा कि ये पॉजिटिव है, वैसे ये नेगेटिव है क्योंकि ये पर्पल वाली साइड पे, नॉर्मल इंडिविजुअल वाली साइड पे है। तो ए शो कर रहे हैं फॉल्स नेगेटिव को और बी शो कर रहे हैं फॉल्स पॉजिटिव को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम इस लाइन को, ये जो कट ऑफ लाइन है, हम इसको लेफ्ट साइड पे कर दें, यानी कि ए की तरफ कर दें, तो क्या होगा? जैसे कि हमने इधर करके लगा दी, जहां पे ये बी वाला पार्ट एंड हो रहा है ना, वहां पे हमने लाइन लगा दी। रुकिए मैं आपको लाइन लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, अगर हमने कट ऑफ लाइन को यहाँ पे, ये जो ब्लू वाली अभी मैंने लाइन लगाई है,
ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने अभी लगाई है इसमें हमने शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, तो ये प्रोस्टेट कैंसर वाले तो सारे डिटेक्ट हो जाएंगे, इनके टेस्ट तो पॉजिटिव आ जाएंगे। लेकिन देखें जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो भी साइड पे ज्यादा चले गए। अब ज्यादा लोग फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि उनको कैंसर नहीं है पर वो डिटेक्ट हो रहे हैं कि उनको कैंसर है। तो अगर हम लाइन को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो क्या होगा कि स्पेसिफिसिटी डिक्रीज कर जाएगी और सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन था। तो देखेंगे व्हाट हैपन इफ वी मूव कट ऑफ लाइन टुवर्ड लेफ्ट, सेंसिटिविटी इंक्रीज, क्यों इंक्रीज करेगी? मोर कैंसर पेशेंट विल नाउ फॉल ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे ज्यादा कैंसर पेशेंट है तो कुछ पेशेंट सिर्फ मिस होंगे और स्पेसिफिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। मोर नॉर्मल पेशेंट विल नाउ फॉल ऑन द राइट साइड, मोर हेल्दी पीपल लेबल एज कैंसर, ज्यादा लोग जो है वो लेबल हो जाएंगे कैंसर, हालांकि उनको कैंसर नहीं है। तो ये होगा अगर हम लाइन को कट ऑफ लाइन को लेफ्ट साइड पे ले आए, अगर राइट साइड पे ले आए तो इससे उल्टा हो जाएगा। अगर राइट साइड का पूछा हो तो इसको चेंज कर देना है, फिर स्पेसिफिसिटी डिक्रीज कर जाएगी और फिर सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाएगी और स्पेसिफिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है सैम्पलिंग मेथड। तो ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना जिसमें पर्सन्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो ये आइडेंटिफाई करने के ये कौन सा सैम्पलिंग मेथड है कि ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड है। कौन से सैम्पलिंग मेथड होते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, हाउस होल्ड सैम्पलिंग है और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। और टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या है? ये प्रोबेबिलिटी थे। और ये नॉन प्रोबेबिलिटी कौन कौन से होते हैं? कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है और प्रोपोजिव सैम्पलिंग है। ऐसी सी फिगर बनी हुई थी जिसमें नंबर थे n इज इक्वल टू 10 सैंपल 20 n बाय n 5। तो ये आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सी टाइप की सैम्पलिंग है, तो ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड क्वांटिटेटिव स्टडी टू फाइंड प्रेवलेंस ऑफ द हेपेटाइटिस सी, कंसीडर लार्ज पॉपुलेशन। कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक अप्रोप्रिएट होगी, तो वो होती है क्लस्टर सैम्पलिंग जिसके अंदर हम लार्ज पॉपुलेशन की सैम्पलिंग करेंगे और उसके 3 रीजंस भी बता देने। फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज्ड, उसके अलावा लेस चांस ऑफ बायस, एरर के चांसेस कम होंगे, अलो फॉर एस्टिमेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर, एस्टिमेट भी कर सकते हैं हम एरर को। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या होती है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, इतनी लार्ज पॉपुलेशन पे करना इनकन्वीनियंट है, एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये होगी इसके लिमिटेशंस। तो स्क्रीनिंग में यही था। अब चलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं ये तो थ्योरी में भी पढ़ा था। इक्विटी है, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, इंटरसेक्टोरल अप्रोच है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है। ये इसके नेम्स याद रखने हैं प्रिंसिपल्स के। उसके बाद आगे एक ऐसी सी फिगर बनी हुई है, इसमें हमने बताना है कि ये 1 2 3 4 क्या शो कर रहा है। तो ये जो 1 होता है ना ये फर्स्ट लेवल केयर फैकल्टी को शो कर रहा है, 2 फर्स्ट लेवल रेफरल फैकल्टी को शो कर रहा है और 3 और 4 हाई लेवल केयर फैकल्टीज को शो कर रही हैं। तो 1 क्या होगा? बेसिक एंड रूरल हेल्थ केयर आएंगे इसके अंदर। सेकंड में क्या होगा? तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आएंगे। और 3 में क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आएंगे। और 4 में क्या होगा? टर्शियरी यानी कि टीचिंग हॉस्पिटल आएंगे। तो ये याद रखना है कि कौन से लेवल के अंदर कौन से हॉस्पिटल आएंगे ये पूछा जा सकता है। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ये हायरार्की ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम होती है। अब उन्होंने पूछा हुआ कि जो फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी है वो क्या क्या प्रोवाइड करती है। जैसे जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं ना ये वही होगी। इसके अंदर प्रिवेंटिव सर्विसेज होती हैं और क्यूरेटिव सर्विसेज होती हैं। प्रिवेंटिव सर्विसेज में क्या क्या है? इम्यूनाइजेशन होगी, वैक्सीन्स वगैरह होगी, ग्रोथ मॉनिटरिंग होगी, सी वाटर सप्लाई, सैनिटेशन है, पर्सनल हाइजीन है। इसमें से 2-4 नाम याद रख लेने। और इसके अलावा क्यूरेटिव सर्विसेज भी होंगी। क्यूरेटिव में क्या? ट्रीटमेंट होगा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, और ये रेफर करेंगे आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो फर्स्ट लेवल रेफरल फैसिलिटी यानी कि नंबर 2 वाले में। तो फर्स्ट लेवल रेफरल फैसिलिटी में वो आपको क्या करेंगे? रेफर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन सी हेल्थ फैसिलिटी है जो कि ऑपरेटिव हो रही है 3 के ऊपर। तो हम देखते पे क्या देखा था? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होते हैं और ये प्रोवाइड क्या करती होती है? इनकी प्रिवेंटिव सर्विसेज होती है जैसे उसकी थी। फिर क्यूरेटिव सर्विसेज होती हैं, ये स्पेशलिस्ट होती हैं। वो तो सिर्फ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल की थी ना, ये स्पेशलिस्ट होती है जैसे गायनोकोलॉजी है, रेडियोलॉजी वगैरह, ये सारे स्पेशलिस्ट होंगे। उसके बाद लेबोरेटरी फैसिलिटीज होती हैं, रेडियोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ एनेस्थीसिया भी होगी इसके अंदर। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर हॉस्पिटल्स के अंदर नंबर 3 वाले में। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग साइकिल। इसकी फिगर भी पूछी हुई है। फिगर नहीं तो इसके पॉइंट्स बताने होंगे। ये फिगर तो मैंने गंदी से बनाई है, बस आप देखें। तो सबसे पहला होगा प्लान द प्लानिंग। प्लानिंग साइकिल के अंदर सबसे पहला पॉइंट है प्लान द प्लानिंग। रिव्यू ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस, सिचुएशन एनालिसिस है, रिव्यू ऑफ सोर्स एबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंशन, सेटिंग प्लान ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, डिटरमाइन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, एडजस्ट द M&O सिस्टम,
प्रिपेयरिंग द बजट, डेवलपमेंट ऑफ प्लान ऑफ इंटरवेंशन। उसके बाद ये 11 वाला पॉइंट है प्लानिंग फॉर 11 वाला पॉइंट है प्लानिंग फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। M&A का मतलब ये है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन और प्लान इंप्लीमेंटेशन। फिर 13 वाला लास्ट ईयर है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। और ये एरोस पे डबल साइडेड नहीं होंगे, ये सिंगल साइड होंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके। फिर नेक्स्ट क्या है कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होते हैं। पहले हमने देखे थे प्रिंसिपल्स, अब प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हेल्थ एजुकेशन है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, या फैमिली प्लानिंग होगी, इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट होगी, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन है, कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज है, ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स है। ये सारे पॉइंट्स वही वाले हैं जो हमने लेवल 1 में देखे थे। फिर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर क्या होता है, ये दो तरह के काम करता है। ये तो प्रोविजन ऑफ पर्सनल हेल्थ सर्विसेज करेगा या प्रोविजन ऑफ इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज। पर्सनल में क्या क्या आ जाती हैं, MCH, मदर चाइल्ड हेल्थ, उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर है, स्कूल हेल्थ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, ये हो जाएंगी। और इम्पर्सनल क्या होंगे, वाटर सप्लाई है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वेक्टर कंट्रोल है, तो ये होंगी इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के अंदर। फिर नेक्स्ट एक सेशन था जिसमें बेसिक हेल्थ यूनिट की पिक्चर दी हुई थी, उसके ऊपर लिखा भी हुआ था बेसिक हेल्थ यूनिट यानी कि बुनियादी सेहत यूनिट। तो उसको आइडेंटिफाई करना था, वो क्या था, वो BHU था यानी कि बेसिक हेल्थ यूनिट। और इसके अंदर कितने पीपल्स को मैनेज किया जा सकता है, ये लेवल 1 में आता है। तो इसके अंदर 5000 से 10,000 पीपल्स को मैनेज किया जा सकता है यानी कि पेशेंट्स को। और सर्विसेज क्या होंगी, ये वही सर्विसेज होंगे जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर वाली होती हैं। तो नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें सिनेरियोस आए हैं और हमने बताना है कि ये कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। जैसे कि ये देखें, एन NGO वर्किंग इन अ रूरल कम्युनिटी आर एडवाइज टू प्रेग्नेंट फीमेल्स रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर एंड मैरिज काउंसलिंग। तो कौन सी सॉर्ट्स ऑफ वर्क है जो ये NGO कर रही है, तो ये होगी हेल्थ प्रमोशन। ये हेल्थ प्रमोशन कर रही है। और ये हेल्थ प्रमोशन कौन कौन से लेवल पे हो रही है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन होगी, सेकेंडरी प्रिवेंशन होगी। अब इस NGO वाले काम में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी होगी, टर्शियरी पे कोई डिसेबिलिटी डेवलप नहीं हुई, तो प्राइमरी और सेकेंडरी होगी। और अगर पूछे हो ना कि सारे लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से हैं, तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों बता देने हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन आ जाती है, उसके बाद स्पेसिफिक प्रिवेंशन आ जाता है। और सेकेंडरी में क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस, अगर कोई डिजीज है तो उसका पहले पता चल जाता है। प्रोम ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट भी पहले स्टार्ट कर देंगे। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन है और रिहेबिलिटेशन है। अब ये जो NGO काम करी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए काम करी है, अभी कोई डिसेबिलिटी डेवलप नहीं हुई तो इसके अंदर टर्शियरी नहीं आएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, तो तीनों बताने होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको एक बच्चे की पिक्चर नजर आ रही है जो कि व्हील चेयर पे है। तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये टर्शियरी प्रिवेंशन है यानी कि उसको डिसेबिलिटी डेवलप हो गया उसके बाद हमने प्रिवेंशन की है, तो ये टर्शियरी प्रिवेंशन है। अब इसके अंदर कौन कौन सा मोड ऑफ इंटरवेंशन होंगे कि हम डिसेबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं। वो बिल्कुल ही बेड पर नहीं पड़ गया, हमने उसको व्हील चेयर दिया और उसको मोटिवेट किया है कि वो खेले, तो ये क्या होगा, डिसेबिलिटी लिमिटेशन हो रही है और रिहेबिलिटेशन हो रही है। तो टर्शियरी प्रिवेंशन के ये दो मोड ऑफ इंटरवेंशन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया और रिस्क फैक्टर इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पॉजिटिव आए, यानी कि वैसे पॉजिटिव नहीं थे, उनको वैसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन जब हमने स्क्रीनिंग परफॉर्म की तो उसमें पॉजिटिव आए। तो ये कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो ये प्राइमरी से भी पहले वाली प्राइमोडियल प्रिवेंशन होगी, तो ये होगी प्राइमोडियल प्रिवेंशन। उसके बाद एक हाउसवाइफ है जिसकी एज 30 ईयर है और उसको डेवलप हो गया परमानेंट TB, अब उसका एक चाइल्ड भी है, तो चाइल्ड के लिए हमने क्या क्या इंटरवेंशंस करनी है, उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है। प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी कि जो मदर है ना, कफ करते हुए अपने मुंह को कवर करे, कफ करते हुए या स्नीजिंग करते हुए, और उसके अलावा BCG वैक्सीनेशन लगवाए चाइल्ड को। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, अगर वैक्सीनेटेड है तो उसका मेंटोक्स टेस्ट परफॉर्म करें। मेंटोक्स टेस्ट जैसे हमने प्रैक्टिकल्स में किया था, उसमें हम एक इंजेक्शन लगाते हैं इंटरनली और फिर जो इंड्यूरेशन रहती है उसका साइज मेजर कर दिया ताकि हम पता चल सके कि कौन सा कि उसको TB है या नहीं है। उसके अलावा सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है जिसके अंदर पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड है कि वक्फे के बाद हम एग्जामिन करें चाइल्ड की हेल्थ को, और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी या अदर इन्फेक्शन, अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका भी हम पता लगा रहे हैं। तो ये होगी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अगर ऐसा कोई चाइल्ड होगा तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में SSC फिगर बनी है जिसमें हमने बताना है कि A, B और C कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन को शो कर रहे हैं। तो A होगा प्राइमरी और B होगा सेकेंडरी और C होगा टर्शियरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर कौन कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसमें गुड न्यूट्रिशन है, हेल्थ इंप्रूवमेंट की जा रही है, पीरियोडिक चेकअप है, वैक्सीनेशन है, नो स्मोकिंग है, हेल्थ एजुकेशन है। तो ये होंगे प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर, ये आपने थ्योरी में भी किए होंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है
डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का हमने ये सीक्वेंस देखना है और हमने इसको फिट करना है। अगर हम इसको पोलियो की एग्जांपल लें, डिजीज में क्या आ जाएगा? पोलियोमाइलाइटिस। इम्पेयरमेंट इसमें क्या होती है? पोलियो में क्या होता है? पैरालिसिस हो जाती है, तो इम्पेयरमेंट में पैरालिसिस आएगा। डिसेबिलिटी अब क्या होगी? अब वो कोई काम नहीं कर सकेगा, कांट वर्क हो जाएगा। हैंडीकैप में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, कोई काम नहीं कर रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स देनी है कि कौन कौन सी ऐसे डिजीज हैं जिसके अंदर अगर प्राइमरी इंपेयरमेंट होगी तो वो लीड करेगी सेकेंडरी इंपेयरमेंट में। जैसे कि लेप्रेसी होती है। लेप्रेसी में पहले क्या होता है? प्राइमरी में होता है कि डैमेज टू द नर्व्स होता है और सेकेंडरी में क्या होता है कि अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। और डायबिटीज में क्या होता है? प्राइमरी में न्यूरोपैथी होती है और सेकेंडरी में क्या होता है? डायबिटिक फुट होते हैं। तो इसमें यह है कि प्राइमरी इंपेयरमेंट सेकेंडरी इंपेयरमेंट को लीड कर रही है। नेक्स्ट, ये जो आपको फिगर नजर आ रही है ये है वेब ऑफ कॉजेशन, यानी कि एक चीज दूसरी को कॉज करिए, दूसरी तीसरे को कॉज करिए, तीसरी चौथी को कॉज करिए। तो हमने बताना है कि किन केसेस के अंदर हम वेब ऑफ कॉजेशन को यूज करते हैं। तो वेब ऑफ कॉजेशन को हम यूज करते हैं क्रोनिक डिजीजेस को स्टडी करने के लिए जिसके एजेंट हमें नहीं पता, किसी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट की वजह से हो रही है कि किस वजह से हो रही है, लेकिन ये आउटकम होते हैं इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स का, यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स उसको कॉज करा रहे हैं तो हम उसके अंदर वेब ऑफ कॉजेशन को यूज करेंगे डायग्नोज करने के लिए कंडीशन को। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं वैक्सीनेशन पर। तो ये एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें एक लेडी ड्रॉप्स पिला रही है बच्चों को। तो ये कौन सा टाइप ऑफ वैक्सीन है? ये पोलियो वैक्सीन होती है। और ये किस तरह की वैक्सीन होती है? ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, यानी कि इसके अंदर जो वायरस है ना वो लाइव वायरस होगा। और इसकी हमने डोज कितने देनी होती है? हमने इसकी डोज 2 ड्रॉप्स देनी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, तो वो -20 डिग्री होता है क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू हीट होती है। इसे देखा होगा कि जो लेडीज आ रही होती है पोलियो वैक्सीन को पिलाने के लिए उन्होंने कूलर्स रखे होते हैं साथ, तो इसी वजह से रखे होते हैं क्योंकि पोलियो वैक्सीन का जो टेम्परेचर है ना वो -20 डिग्री होगा। तो पोलियो वैक्सीन का अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा कि वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट में डिफरेंस था कि इनएक्टिवेटेड और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर क्या फर्क होता है। तो इसके अंदर वायरसेस की टाइप कौन कौन सी होती है? जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है उसके अंदर किल वायरस होते हैं जिससे नाम से पता चल रहा है। और उसके बाद लाइव एटेन्यूएटेड में क्या होंगे? एटेन्यूएटेड वायरस होंगे, यानी कि लाइव वायरस होंगे। रूट क्या है? जो हमारे पास इनएक्टिवेटेड होती है ना वो हम इंजेक्शन से देते हैं, और जो लाइव एटेन्यूएटेड होती है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में देते हैं, यानी कि ओरली। इम्यूनिटी कौन सी होती है? इनएक्टिवेटेड में सिर्फ सिस्टेमिक इम्यूनिटी होती है, यानी कि आईजीजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जबकि लाइव एटेन्यूएटेड पे सिस्टेमिक भी होती है और साथ में इंटरस्टेलर आईजीए भी होती हैं। उसके बाद यूज क्या है? जो इनएक्टिवेटेड होती है ना वो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, यानी कि एक पर्सन की हमने प्रोटेक्शन करानी है सिर्फ। लेकिन अगर हमारे पास कोई मैस कंपेन हो जैसे कि पोलियो वगैरह में होती है तो हम क्या करेंगे? हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को यूज करेंगे। इसमें ये होता है जैसे कि हम 60% लोगों को अगर वैक्सीन लगा देना तो बाकियों का उससे फायदा हो जाता है, यानी कि वो भी डिजीज से प्रिवेंट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर पोलियो अभी भी एंडेमिक है, तो वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ आवर इंजेक्टेबल वैक्सीन। तो क्या क्या फायदे होते हैं? इजी टू एडमिनिस्टर है, कोई भी पर्सन दे सकता है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इंजेक्शन के लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना। उसके बाद इंड्यूस बोथ ह्यूमन और इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी, दोनों तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद एंटीबॉडी क्विकली प्रोड्यूस हो जाती है, इनएक्सपेंसिव भी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन देते हैं पोलियो वैक्सीन के साथ? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये विटामिन ए होता है। फिर नेक्स्ट है हर्ड इम्यूनिटी। क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी ये होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर दें, यानी कि उनको वैक्सीन लगा दें, तो जो 1/3 होती है वो इंस्पायर करती है, यानी कि उनको वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाते हैं। तो लेवल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी जो कि रिक्वायर्ड हो प्रिवेंट पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा लेवल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी रिक्वायर्ड होता है? वो होता है 66%, यानी कि अगर हम 66% पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेटेड कर दें, यानी कि वैक्सीन लगा दें, तो बाकी की पॉपुलेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। फिर डोज एंड शेड्यूल ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन हमने कितनी देनी होती है? 2 ड्रॉप्स, जैसे कि हमने पहले देखा। और इसकी एजेस क्या होती है? कौन कौन सी एज में देनी होती है? एट द एज ऑफ 6, 10 और 14 वीक्स स्टेज में हमने देनी होती है। और हमने कौन कौन से मेजर्स लेने होते हैं, यानी कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स करने होते हैं वैक्सीन देने से पहले? एक तो कोल्ड चेन मेंटेन है, जैसे कि हमने पहले देखा कि -20 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए इसका, और पोजीशन ऑफ द चाइल्ड ठीक होनी चाहिए। तो ये होंगे इसके अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मीजल्स पे। मीजल्स होती है वो सब क्यूटेनियस लगाते हैं, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो मीजल्स की वैक्सीन की कितनी डोज होती है? ये 0.5 मिलीलीटर होती है और ये सब क्यूटेनियस लगाते हैं।
इसकी एजेस और डोज क्या होती है? जो फर्स्ट डोज होती है वो 9 मंथ पे लगाते हैं और जो सेकंड डोज होती है वो 15 मंथ पे लगाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से मेजर्स लेने होते हैं प्रिवेंट करने के लिए मीजल्स को, कि मीजल्स ना हो? एक तो नोटिफिकेशन है, आइसोलेशन है, यानी कि जिस पर्सन को अगर मीजल है उसको आइसोलेट कर दी, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन है और मैस कैंपेन है। कौन सी ऐसी लाइव वैक्सीन है जो कि हम एचआईवी पेशेंट को दे सकते हैं? तो वो मीजल्स की वैक्सीन होगी। मीजल, मम्स और रूबेला है, इसको एमएमआर कहते हैं, मीजल, मम और रूबेला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ मीजल वैक्सीन क्या होते हैं? इसके अंदर सीवियर वाटरी डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं? डायरिया होता है, निमोनिया होता है, ओटाइटिस मीडिया, फेब्राइल कन्वल्यूशंस हो सकते हैं अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि 3 डिफरेंट डिजीजेस के लिए इफेक्टिव होती है और कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिसके अंदर 3 डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं एक ही डिजीज के लिए। तो इनके नाम बता दें। तो जो वैक्सीन 3 डिफरेंट डिजीजेस को प्रिवेंट कर रही है उसको हम कहते हैं ट्रिपल वैक्सीन, जैसे कि मीजल, मम्स और रूबेला वाली एमएमआर है। और जो जिसके अंदर 3 डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं उसको हम कहते हैं कि ट्राइवेलेंट वैक्सीन है। इनकी एग्जांपल्स कौन कौन से होती हैं? जो फर्स्ट वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन जैसे होती है। ट्राइवेलेंट वैक्सीन की क्या एग्जांपल है? ओरल पोलियो वैक्सीन, इसके अंदर 3 डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं पोलियो वायरस के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो कि सेंसिटिव टू हीट होती हैं। इसमें बीसीजी है, मीजल्स है और ओपीवी है, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन है। सेंसिटिव टू फ्रीजिंग कौन कौन सी होती है? हेपेटाइटिस बी है, डीपीटी है और डीटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन वॉल मॉनिटर का। जो वैक्सीन वॉल मॉनिटर होता है ना, इसके ऊपर एक स्टिकर सा लगा होता है। तो ये जो बॉक्स है ना, यानी कि जो स्क्वायर है और सर्कल है, अगर स्क्वायर का कलर सर्कल से लाइट होगा तो क्या होगा कि वो वैक्सीन अभी तक एक्सपायर नहीं हुई, वो यूज की जा सकती है। लेकिन अगर उसका कलर सर्कल से मैच कर जाए या उससे डार्क हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव नहीं है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैक्सीन वॉल मॉनिटर क्या होता है? ये हीट सेंसिटिव लेबल है। एक ऐसा लेबल होता है जो कि हीट की वजह से चेंज हो जाता है। That changes color to show if the vaccine has exposed to excessive heat over time। ये हमें बताता है कि वैक्सीन एक्सपोज तो नहीं हुई एक्सेसिव हीट से, अगर एक्सपोज हुई होगी तो वो एक्सपायर हो चुकी होगी, वो हम यूज नहीं कर सकते। तो ये हमें बताएगा इसके कलर्स। तो इसमें इंटरप्रिटेशन क्या होती है? अगर इनर स्क्वायर लाइटर देन आउटर लेबल है तो क्या होगा कि वैक्सीन सेफर टू यूज है। जैसे कि यहाँ पे देखें जो 1 वाला है इसके अंदर इनर स्क्वायर आउटर से लाइट है, व्हाइट है, तो ये क्या है? ये सेफर टू यूज है। और 2 में भी लाइट है तो ये भी सेफर टू यूज है। लेकिन जो 3 और 4 है, अगर इनर स्क्वायर मैचेस कर जाए कलर के साथ, यानी कि मैच हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये डार्क है, तो ये डिस्कॉर्ड पॉइंट होता है कि यहाँ पे ये एक्सपायर हो चुकी है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है कि स्टेज 1 और 2 वैक्सीन यूज की जा सकती है, जबकि स्टेज 3 और 4 में वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड, उसको यूज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा कुछ वैक्सीन से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस भी थे। कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल देते हैं? तो जो इंटरमस्कुलर होती हैं उसके नाम क्या क्या है? पेंटा होती है, पीसीवी होती है। सबक्यूटेनियस में मीजल्स है, इंट्रावेनस में कोई भी इंट्रावेनस हम वैक्सीन नहीं देते। उसके बाद इंट्राडर्मल में बीसीजी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। बीसीजी के आगे बहुत से स्टेशन है तो हम इसमें देखेंगे बीसीजी क्या होती है। फिर आ जाती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर कौन सी वैक्सीन नहीं देनी होती। पहले हमने देखा था कि एचआईवी के अंदर कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, अब हम देख रहे हैं कि कौन सी नहीं दे सकते। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल एबल है किसी डिजीज से फाइट करने के लिए। तो हम एज देख सकते हैं। एज जो होती है जैसे कि इन्फेंट या एल्डरली होते हैं, वो एज कम्पेयर टू यंग पीपल उनकी वीक कम्युनिटी होती है, वो ज़्यादा फाइट नहीं कर सकते डिजीज के अगेंस्ट, उनको जल्दी डिजीज हो जाती हैं। फिर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ पर्सन को जेनेटिकली डिजीज होती है। फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है। फिर जनरल हेल्थ होती है, यानी कि क्रोनिक डिजीज है, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है तो उसकी भी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स होते हैं। तो जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो बॉडी के अंदर और फिर हम किसी और पर्सन को वो ट्रांसफर करें, यानी कि किसी पर्सन को हम एंटीबॉडीज दे रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे? वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर हम क्या दे रहे होते हैं? एंटीजन दे रहे होते हैं। तो एंटीबॉडी जिसमें देंगे वो होगी पैसिव इम्यूनिटी। और डिजीज किस किस के अंदर हम देते हैं? डिप्थीरिया है, रेबीज है, टेटनस है, इन केसेस के अंदर हम एंटीबॉडीज देते होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी में क्वेश्चन था कि अगर किसी पर्सन को एक्सीडेंटली प्रिक हो जाए हेपेटाइटिस बी की नीडल के साथ, यानी कि उसने ब्लड विड्रॉ किया पेशेंट से, हेपेटाइटिस बी का पेशेंट था और उसको नीडल लगी, कैप क्लोज करते करते नीडल लगी, तो अब हम उसका क्या करेंगे? तो अब उसको 2 तरह की इम्यूनिटीज दे सकते हैं, या तो पैसिव इम्यूनिटी देंगे या एक्टिव इम्यूनिटी देंगे। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि हम हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देंगे, यानी कि एंटीबॉडीज दे देंगे। पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज देते होते हैं। कितनी देनी है?
0.05 टू 0.7 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। 2 डोजेज देनी होती है 30 डेज के पार्ट से, मतलब कि एक महीने बाद ना 2 डोजेज देनी होती है। और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, फर्स्ट डोज हम देंगे 1 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर विद इन 7 डेज, और सेकंड डोज हम देंगे 1 मंथ के लिए, और थर्ड डोज देंगे हम 6 मंथ बाद। तो ये होगी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन प्रिक कर जाए। और कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो नीडल स्टिक इंजरी से ट्रांसमिट होती हैं, ये तो पता ही होगा। एड्स होती है, हेपेटाइटिस बी और सी होती है। इसके अंदर एक पेशेंट इंजेक्शन लगा रहा है, उसकी पिक्चर शो हो रही थी। फिर नेक्स्ट आ जाती है, तो इसके लिए हमने कौन कौन से मेजर्स करने होते हैं कि हमें इंजरीज ना हो। एक तो है इम्यूनाइजेशन, अगर वो पर्सन इम्यून होगा जो इंजेक्शन लगा रहा होगा तो उसको डिजीज नहीं होगी। अवॉइड री कैपिंग ऑफ द नीडल, अगर हम कैप लगा रहे होंगे नीडल को तो हो सकता है, बहुत से चांसेस है कि हमें नीडल प्रिक कर जाए, तो नहीं करना, उसको ऐसे फेंक देना है। फिर उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करें, ग्लव्स वगैरह पहने हो तो क्या पता नीडल ना लगे। तो ये होते हैं मेजर्स इसको प्रिवेंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर हेपेटाइटिस बी है, अब हमने उसको क्या एडवाइस देनी है आफ्टर द डिलीवरी बेबी की इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड। तो बेबी की इम्यूनाइजेशन वैसी होगी जैसे हमने ऊपर की थी, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। और हमने ब्रेस्ट फीडिंग के हिसाब से क्या एडवाइस करनी है, तो वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है क्योंकि बेबी तो अभी इम्यून हो चुका है, अब कोई खतरा नहीं है उसको, तो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है बीसीजी वैक्सीनेशन के ऊपर। बीसीजी वैक्सीन के ऊपर ऐसा सा बॉक्स जो है जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि कौन सी वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसके अंदर कौन से स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इसमें डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, जिसके अंदर एक है माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है, जिसको हम कहते हैं कि डैनिश 1331 स्ट्रेन। तो ये इसके अंदर स्ट्रेन होता है। इसकी डोज कितनी होती है, इसकी डोज होती है 0.05 मिलीलीटर, और इंटरडर्मली लगाना होता है कहाँ पे, जस्ट अबव द इंसर्शन ऑफ द रिटायर्ड मसल। और इसके अंदर ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज करनी होती है, जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट मिनटॉक्स टेस्ट के लिए यूज करें ना, वो वाली सिरिंज यूज होगी इसके अंदर, और ये इंटरडर्मली लगाना है। व्हाट हैपन अगर हम इसको सबक्यूटेनियसली दे दें या टू हाई नाम दे दें, यानी कि इंसर्शन जहाँ पे हो रही थी डेल्टाइड से उससे ऊपर दे दें, तो क्या होगा, अगर हम उसको सबक्यूटेनियस दे देंगे तो एब्सेस बन सकती है, अगर हाई नाम देंगे तो टेंडर लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट हो सकती है, यानी कि पेन भी होगा और लिम्फ नोड इनलार्ज भी कर जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको सबक्यूटेनियस या टू हाई नहीं देना। और कौन सी एज में देनी होती है, एट बर्थ देनी होती है बीसीजी वैक्सीन। किस टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करते हैं, और इसको प्रोटेक्ट करना होता है सनलाइट से। और कौन सा डाइल्यूट यूज करना होता है, अगर हमने इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन करनी है तो उसके लिए नॉर्मल सलाइन यूज करना होता है। हाउ लॉन्ग रिकॉन्स्टिट्यूशन वैक्सीन, कितनी देर के लिए हम रिकॉन्स्टिट्यूशन वैक्सीन को यूज कर सकते हैं, 3 आवर्स के लिए। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। एडवर्स इफेक्ट में इसमें लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, प्रोलॉन्ग सीवियर अल्सरेशन हो सकती है, या लॉन्ग एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, डेथ हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर किसी को इजिमा यानी कि स्किन का इन्फेक्शन होगा तो हम उसको नहीं देंगे। इन्फेक्टिव डर्माटाइटिस है, लिम्फोमा है, ल्यूकेमिया, एपिडेंसी है, तो इन केसेस के अंदर हमने बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं देनी होती। कौन कौन सी वैक्सीन है जो हमने कोल्ड में रखनी होती है और उनको अलो कर दिया जा सकता है फ्रीज करेंगे कि वो फ्रीज कर जाए, वो पोलियो होती है, मीजल्स होती है, ये बीसीजी वैक्सीनेशन होती है। और कौन कौन सी वैक्सीन होती है जिनको हम कोल्ड एनवायरनमेंट में तो रखते हैं लेकिन वो फ्रीज नहीं करने देनी होती, तो वो उसमें टेटनस टॉक्साइड है, डीपी वैक्सीन है, और टाइफाइड की वैक्सीन होती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं येलो फीवर वैक्सीन पे। येलो फीवर वैक्सीन की ऐसे पिक्चर बनी हुई थी जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, और हमने इसका नेम बताना है। तो ये होती है 17D वैक्सीन, और टाइप इसकी क्या है, ये भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसकी डोसेज कितनी होती है, इसकी डोसेज होती है 0.5 मिलीलीटर, और ये सब क्यूटेनियसली देनी होती है। और जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी कब स्टार्ट होती है, वो 10 डेज आफ्टर द डेट ऑफ वैक्सीनेशन होती है, यानी कि वैक्सीनेशन लगा ली उसके 10 दिन बाद। और रीवैक्सीनेशन कब करा सकते हैं, बिफोर द एंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। जब तक सर्टिफिकेट वैलिड है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वैलिडिटी एंड हो जाएगी तो उससे पहले पहले रीवैक्सीनेशन करानी होती है येलो फीवर की वैक्सीन के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन। इसका ये जो शेड्यूल है ना, ये बार बार आया हुआ था। तो फर्स्ट डोज इसकी किस टाइम देनी होती है, किसी भी टाइम दे सकते हैं। सेकंड डोज 1 महीने बाद देनी है फर्स्ट डोज के। थर्ड डोज कब देनी है, 6 मंथ बाद देनी है। और फोर्थ डोज कब देनी है, 1 ईयर बाद देनी है। और फिफ्थ डोज भी 4 डोज के 1 ईयर बाद देनी है। तो ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पर्सन हो उसको कंटेमिनेटेड वुंड हो जिसने कंप्लीट कोर्स लिया हुआ टेटनस टॉक्साइड का, यानी कि उसकी सारी डोजेस कंप्लीट है और उसने बूस्टर डोज भी लगवा दिया 13 ईयर पहले, तो उसका
इम्यूनिटी स्टेटस बता दें तो ये होगी उसकी इम्यून कैटेगरी सी होगी। और इसके बाद इसकी मैनेजमेंट, अगर अब इसको वूंड हो गई है, इसको कोई इंजरी लग गई है, तो उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? हम एक तो क्लीन करेंगे वूंड को और उसके साथ साथ उसको टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देंगे। 250 to 500 इंट्रायूट्राइन या इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में टेटनस टॉक्साइड की सिंगल डोज लगा देंगे। कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं जिनके अंदर पोस्ट एक्सपोजर यानी कि एक्सपोजर के बाद, जैसे कि टेटनस के अंदर एक्सपोजर के बाद एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं, तो वो टेटनस है, रेबीज है और हेपेटाइटिस बी वायरस है। फिर नेक्स्ट है ईपीआई शेड्यूल क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या होता है। बर्थ पे हम लगाते हैं बीसीजी और ओपीवी वैक्सीन। 6 वीक्स पे ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन होगी और पेंटावेलेंट वैक्सीन होगी जो कि 5 डिजीज से प्रिवेंट करेगी। 10 वीक पे हमने ओपीवी 2 देनी है यानी कि उसकी सेकंड डोज देनी है और पेंटावेलेंट की भी 2 सेकंड डोज देनी है। 14 वीक पे ओपीवी 3 देनी है और पेंटावेलेंट की भी 3 डोज देनी है। 9 मंथ पे हमने MR1 देनी है, फर्स्ट डोज देनी है MR वैक्सीन की और साथ में ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन देनी है। और 15 मंथ पे MR2 यानी कि उसकी सेकंड डोज देनी है और साथ में ओपीवी देनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें ये फिगर बनी हुई थी, हमने बताना है कि ये ए और बी कौन कौन से इम्यून रिस्पॉन्स को शो कर रहे हैं। तो जो ए है ना वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को शो कर रहा है और बी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को शो कर रहा है। और इनके अंदर अब डिफरेंस क्या होता है, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ना उसका शॉर्ट लेटेंट पीरियड होता है, रैपिड एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाती है और अबंडेंट एंटीबॉडीज, ज़्यादा एंटीबॉडीज होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ए। ये तीनों पॉइंट्स ए में नहीं होंगे, बी में होंगे, तो ये इसलिए ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला टॉपिक है वाटर के रिलेटेड। वाटर में हमने बताना है कि क्वालिटीज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर कौन कौन सी होती हैं। वो फ्री होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, केमिकल सब्सटेंसेस से और प्लेजेंट टू टेस्ट होता है और यूजेबल होता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। तो ये क्वालिटीज होती हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर की। उसके बाद वाटरबोर्न वायरल डिजीजेस के नाम बता देनी है। ये थ्योरी में भी किया था, हेपेटाइटिस ए होता है, ई होता है, पोलियोमाइलाइटिस है और रोटा वायरस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ऐसी फिगर बनी हुई है। ये फिगर आगे आपको मैं ठीक वाली दिखाती हूँ। तो ये फिगर होती है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। इसकी फिगर मैं आपको आगे दिखाती हूँ सेम वाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने टेस्ट बताने हैं डिटेक्टिंग द रेजिडुअल क्लोरीन। ये भी क्या होगा, ऑर्टोटोल्यूडीन टेस्ट होता है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट होता है, ऑर्टोटोल्यूडीन आर्सेनाइड टेस्ट है, तो ये बता देना है। उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस वाटर रिलेटेड डिजीज बतानी है। इसमें कौन कौन से हो सकती हैं, ब्लड पॉइजनिंग हो सकता है, आर्सेनिक की वजह से स्किन एंड लंग कैंसर हो सकता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की वजह से थैमोग्लोबिनीमिया हो सकता है, फ्लोराइड अगर इंक्रीज करेंगे तो डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है, मर्करी अगर इंक्रीज करेगा तो रीनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आ जाती है डिजीज ट्रांसमिटेड टू स्विमिंग पूल। कौन कौन से डिजीज हैं जो स्विमिंग पूल से होती हैं। इसके अंदर पिक्चर थी जिसके अंदर एक पर्सन स्विमिंग पूल में था। तो इसमें कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं, कंजक्टिवाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया, सनसाइटिस है, स्किन डिजीज हो सकती हैं जैसे कि रिंग वॉर्म है और स्केबीज हो सकती है, स्केबीज की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर रेन की पिक्चर थी और बताना था कि क्या हो रहा है, रेन हो रही है या स्नो है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, रेन वाटर की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है हमने कि प्योरेस्ट। तो ये प्योरेस्ट वाटर है नेचर के अंदर। फिजिकली कैसा होता है, क्लियर होता है, ब्राइट होता है, स्पार्कलिंग होता है, और केमिकली कैसा होता है, सोप वाटर होता है और इसके अंदर सिर्फ ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वो वाली फिगर है लेकिन ये अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, अभी ठीक वाली दिखाऊंगी। तो इसमें हमने बताना है कि ए, बी और सी पॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो जो ए पार्ट है वो हमारे पास शो करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन को और बी पार्ट शो करता है ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरामीन। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर कहते हैं ना, ये उसके रिलेटेड है। और जो सी पार्ट है वो शो करता है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि वाटर के रिलेटेड कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होते हैं बायोलॉजिकल कैसे होंगे कि हैजर्ड्स ड्यू टू फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, कि हम ऐसा फूड और वाटर ले रहे हैं जो कि कंटामिनेटेड है। केमिकल पोल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड हो सकते हैं, और रेडियो पोल्यूटेंट जिसके अंदर लुब्रिकेंट्स होते हैं और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। तो ये वाटर एसोसिएटेड हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोन ऑफ फिल्ट्रेशन। कोन ऑफ फिल्ट्रेशन वो इमेजरी एरिया होता है, कौन से एरिया होता है किसी भी वेल कह रहा हूँ जिससे वाटर ड्रेन करते हैं। तो अगर इसका हमने रेडियस मेजर करना होता है ना तो 4 मल्टीप्लाई डेप्थ ऑफ द वेल होता है। जितना भी डेप्थ होगी ना वेल की वो होगी। अब ये कौन सी एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर इस एरिया के अंदर पोल्यूशन होगी ना तो वो वेल को कंटेमिनेट कर सकती है, इसलिए ये कोन ऑफ फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, ये एरिया इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखें, ये है वो फिगर। इसके अंदर 4 जोन है, जोन 1, 2, 3 और 4। जो जोन 1 है वो शो करे ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन को, जोन 2 शो करे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन को, और जोन 3 के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है क्लोरामीन की। और जहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है ना, डॉट लगा हुआ है, ये शो करे ब्रेक पॉइंट को, और नेक्स्ट में वो फ्री क्लोरीन है। तो इसके जोन्स याद रख लेने हैं और इसकी लेबलिंग याद रख लेनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अगर किसी वेल को डिसइंफेक्ट करना हो तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ वाटर है। तो सबसे पहले हमें अमाउंट ऑफ वाटर पता लगा लेंगे लीटर्स के अंदर। कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए फार्मूला है 3.14 यानी कि पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 1000। कैलकुलेट करने के लिए तो नहीं आएगा, नाम स्टेप से बताने होंगे तो ऐसे बता देने हैं। उसके बाद हमने अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैलकुलेट करना है जो कि रिक्वायर है इतने लीटर्स के लिए। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, ये होरोक्स ऑपरेटर्स होता है या फिर एक इजी मेथड है कि हम 2.5 ग्राम ले लें हर 1000 लीटर के लिए, यानी कि जितने 1000 लीटर होगा ना उसके हिसाब से 2.5 ग्राम ले लिए। फिर उसके अंदर हमने डिजोल्व करना होता है ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन सोल्यूशन। फिर हमने एक और जो है वो वेट करना होता है, तो ये उसका कॉन्टेक्ट टाइम होता है। तो ये स्टेप्स होती हैं क्लोरिनेशन ऑफ वाटर करने के, डिसइंफेक्ट करने के वाटर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें ऐसे से फिगर बनी हुई थी और ये बताना था कि ये सी और डी वाला कौन से वेल है। तो ये जो सी है ना ये शैलो वेल होता है, ये छोटा है ना तो ये शैलो वेल है, और जो डी वाला है ना वो डीप वेल होता है। फिर नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। स्मॉल स्केल के ऊपर मेथड क्या होते हैं डिसइंफेक्शन करने के, बॉइलिंग होती है, इसके अलावा एडिशन ऑफ द क्लोरीन है या एडिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है। फिर नेक्स्ट है सैनिटरी वेल, इसकी पिक्चर आपको शो हो रही है। इसकी कंस्ट्रक्शन पूछी हुई है कि कौन कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में इसकी सबसे पहले लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि ये 100 फीट अवे हो पोल्यूशन सोर्स से। क्यों? क्योंकि कोन ऑफ रोटेशन की वजह से अगर पोल्यूशन इसके 100 फीट के अंदर होगी तो वो पोल्यूट कर सकती है सैनिटरी वेल को भी, इसके अंदर जो वाटर होगा उसको भी पोल्यूट कर सकती है। उसके बाद इसकी लाइनिंग किसकी बनी होनी चाहिए, या तो ब्रिक्स होनी चाहिए, ईंटें होनी चाहिए, स्टोन्स की बनी होनी चाहिए, और इसकी डेप्थ जो है वो 6 मीटर होनी चाहिए और 6 फीट तक एक्सपेंड किया हो। फिर उसके अराउंड जो है वो पैरापेट वेल होनी चाहिए जो कि 2 to 3 फीट की होगी। उसके बाद प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि 3 फीट का होगा सारे डायरेक्शन के अंदर, और जो ड्रेन है ना, और उसके बाद ड्रेन होनी चाहिए जो कि यहाँ से वाटर लेके जाए पब्लिक ड्रेन तक। कवरिंग होनी चाहिए जो कि सीमेंट और कंक्रीट की बने। फिर हैंड पंप होना चाहिए, और एरिया अराउंड जो उसके अराउंड एरिया ना उसमें कोई ट्री नहीं होना चाहिए। तो अगर वहाँ पे ट्री होगा ना तो वहाँ पे परिंदे बैठेंगे और उसको कंटेमिनेट कर सकते हैं, गंदा कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोई ट्री नहीं होना चाहिए। फिर प्रिकॉशन कंज्यूमर्स कौन कौन से जो वहाँ से पानी ले रहे हैं वो क्या क्या प्रिकॉशन करें वेल से पानी लेते हुए। एक तो क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, यानी कि गंदगी ना हो पास उसके। प्रोहिबिशन ऑफ पर्सनल अब्ल्यूशंस क्लॉथ या एनिमल वॉशिंग, कोई भी पर्सनल चीज़ वहाँ पे साफ नहीं करनी, जैसे कि कपड़े नहीं धोने या एनिमल वॉशिंग नहीं करनी। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ डंपिंग ऑफ वेस्ट, उसके अंदर कूड़ा नहीं फेंकना। डोंट कैरी रोप्स एंड बकेट्स फ्रॉम होम, घर से नहीं रोप्स और बकेट्स लेके जाना, इसकी वजह से भी बैक्टीरिया वगैरह कंटेमिनेट कर सकते हैं पानी को। उसके अलावा वाटर शुड बी टेकन फ्रॉम वेल टू हाउस क्लीन सैनिटरी वेसल्स के अंदर, साफ बर्तन के अंदर घर लेके जाना है पानी को। फिर नेक्स्ट आ जाता है दोबारा से आगे नॉन इन्फेक्शियस वाटर रिलेटेड डिजीज। इसके अंदर डेंटल फ्लोरोसिस है और डेंटल केरीज है। तो डेंटल केरीज क्यों होती है? डेंटल केरीज होती है अगर फ्लोराइड कम हो वाटर के अंदर, यानी कि 1.5 ग्राम पर लीटर से कम होगा तो डेंटल केरीज होगी। डेंटल केरीज क्यों इंक्रीज करती हैं? अगर डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड होगी या कार्सिनोजेनिक डाइट होगी, लो सेलेब्री फ्लो रेट होगा, यानी कि जॉर्जन स्टॉम है उसके अंदर सलाइवा नहीं बन रहा, उसके बाद कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, तो इन केसेस के अंदर प्रेवलेंस इंक्रीज करेगी डेंटल केरीज की। फिर उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन क्या कर सकते हैं कि इनको प्रिवेंट कर सकें। डाइट मॉडिफिकेशन हो सकती है, यानी कि हाई फ्लोराइड डाइट ले लें, यूज ऑफ फ्लोराइड माउथ वॉश या टूथपेस्ट ऐसे यूज करें, ब्रशिंग ऑफ टीथ करें, स्कूल एंड कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन करें, फ्लोरीन सप्लीमेंटेशन दें। तो ये हो गया हम डेंटल केरीज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आ जाती है नेक्स्ट डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डेंटल फ्लोरोसिस तब होता है जब फ्लोरीन का कंटेंट ज्यादा होगा, यानी कि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होगा, तो तब अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? चेंजिंग द वाटर सोर्स, ऐसा वाटर सोर्स ना यूज करें जिसमें ज्यादा फ्लोराइड हो। केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उसका ट्रीटमेंट करें कि उसके अंदर फ्लोराइड कम हो जाए, और उसके बाद फ्लोराइड सप्लीमेंटेशन नहीं यूज करें। ये ना हो कि एक तो फ्लोराइड वाला वाटर ले रहे हैं साथ में फ्लोराइड सप्लीमेंटेशन भी यूज कर रहे हैं। और जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके अंदर फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज नहीं करना। अब ये जो डेंटल केरीज है ना और डेंटल फ्लोरोसिस है, इनके पिक्चर्स ऑलमोस्ट मिलते जुलती हैं, तो पता कैसे चलेगा? तो जो डेंटल केरीज होती है ना उनके अंदर दांतों में स्पेस होगा, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, और जो डेंटल फ्लोरोसिस होती है ना उनके अंदर स्पेस नहीं होगा, और डेंटल केरीज के अंदर ना ब्राउन डार्क कलर के होंगे, और डेंटल फ्लोरोसिस के अंदर ना वाइट चॉकी अपीयरेंस होगी, लेकिन इनके अंदर अगर सुई किस होंगे ना तो ये भी ब्राउन नजर आएंगे।
तो स्पेस वाला ज़्यादा पॉइंट ठीक है, अगर स्पेस होगी तो वो डेंटल केरीज होगी, अगर स्पेस नहीं है तो वो डेंटल फ्लोरोसिस होगी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सैंड फिल्ट्रेशन। ऐसी सी पिक्चर बनी है और ये बताना है कि ये क्या चीज़ है। सैंड फिल्ट्रेशन भी वाटर की फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज होता है। तो ये है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। इसके अंदर हमने रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ कितनी है रेजिडुअल क्लोरीन की, कितनी फ्री क्लोरीन होनी चाहिए, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। और फ्री क्लोरीन के फायदे क्या होते हैं? ये प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम सोर्स टू कंज्यूमर, यानी कि जो पानी ले रहा है ना उसकी प्रोटेक्शन करेगी और कंटेमिनेशन वाटर पाइप के अंदर नहीं होने देगी। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये एक सैंड फिल्टर है, इसमें हमने स्टेप्स बता रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो जब 1 है ना पॉइंट, वो होता है एलम, 2 होता है मिक्सिंग चैम्बर, 3 होता है फ्लोटेशन चैम्बर और 4 होता है सेडिमेंटेशन टैंक। इसके ऐसे लेबलिंग याद रखनी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंड बेड क्या होती है? जो सैंड बेड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? उसकी थिकनेस होती है 1 मीटर तक और उसका डायमीटर होता है 0.2 से 0.3 मिलीमीटर तक। ये ऐसे ही नंबर याद रखती हैं। फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि सैंड फिल्टर में हो रहे हैं, जो कि वाटर को फिल्टर कर रहा है। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हो रही है, सेडिमेंटेशन, एड्सॉर्प्शन, ऑक्सीडेशन और बैक्टीरियल एक्शन, ये सब हो रहे हैं सैंड फिल्ट्रेशन के अंदर वाटर को क्लीन करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज के ऊपर। ये जो आपको पीछे नजर आ रही है ये है सेप्टिक टैंक। इसके अंदर हो रही है डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। तो क्वेश्चन क्या है, एरोबिक और एनारोबिक डाइजेशन बतानी है इन वर्किंग ऑफ सेप्टिक टैंक। तो जो एरोबिक डाइजेशन है ना उसमें क्या हो रहा है कि जो सोलिड वेस्टेज होते हैं ना वो एरोबिक बैक्टीरिया या फंजाई क्या करते हैं, उनको तोड़ देते हैं सिंपल केमिकल कंपाउंड्स के अंदर, छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर तोड़ देते हैं। और जो एनारोबिक डाइजेशन होती है ना वो और ही वॉल्यूम इनको कम कर देती है। पहले वॉल्यूम कम हो रहा था, इसके अंदर और वॉल्यूम कम होगा और इसको स्टेबल और इनऑफेंसिव करती है। फिर ये एक सेप्टिक टैंक की पिक्चर बनाई है मैंने, इसके अंदर हमने लेबल करना है कि ये ABCD पार्ट क्या है। तो जो E पार्ट है वो इनलेट को शो कर रहा है और जो B पार्ट है वो आउटलेट को शो कर रहा है और C पार्ट शो कर रहा है स्लज को, D स्कम को और E जो है वो मैन होल को शो कर रहा है। इसकी ऐसे ही लेबलिंग याद रख लेनी है। फिर इसके बाद इंडिकेटर टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ द सीवेज, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो सीवेज है, जो वेस्ट हमने डाला है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, उसकी ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, या उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं। तो ये हमें बताएंगे कि ये स्ट्रेंथ कितनी है सीवेज की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सेप्टिक टैंक की। जो सेप्टिक टैंक होता है ना उसकी कैपेसिटी होती है 500 गैलन्स तक। लेंथ कितनी होती है 2x टाइम ऑफ द ब्रेथ, यानी कि जितनी उसकी ब्रेथ है ना उससे 2 टाइम ज्यादा लेंथ होती है। डेप्थ कितनी होती है 2 मीटर तक, लिक्विड डेप्थ कितनी होती है 1.2 मीटर और एयर स्पेस कितनी होती है 30 सेंटीमीटर तक। तो ये इसके पॉइंट याद रखने हैं। और यूजेस कहाँ पे होते हैं, ये तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द सीवेज के लिए यूज हो रहा है या डिस्पोजल ऑफ द एक्सक्रीटा या लिक्विड वेस्टेज के लिए। छोटे ग्रुप्स में जैसे कि हाउसेस हैं या छोटी प्लेसेस है ना उनके अंदर हम ये यूज करेंगे सेप्टिक टैंक को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर ऐसी फिगर बनी हुई है और ये किस चीज की फिगर है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की फिगर है। इसके अंदर हमने बताना है कि जो ए पार्ट है और बी पार्ट है ये क्या चीज है। बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले जो है वो सीवेज है, फिर स्क्रीन है, ग्रेट चैम्बर है, ए बताना है हमने, और उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और बी है, फिर स्लज डाइजेस्टर है, फिर है मीथेन गैस। तो जो ए पार्ट है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन है और जो बी पार्ट है ना वो फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक है। तो ए पार्ट के क्या क्या फंक्शंस है, ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द प्यूरिफिकेशन करता है सेडिमेंटेशन से। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्यूरिफिकेशन हो जाती है सेडिमेंटेशन से। 30 to 40% रिडक्शन द कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया वाटर के अंदर होते हैं ना, जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया वेस्टेज के अंदर होते हैं ना उनको भी कम कर देता है। क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल मेथड क्या होते हैं सीवेज डिस्पोजल के, किस किस मेथड से हम सीवेज डिस्पोजल कर सकते हैं। डंपिंग कर सकते हैं, कंट्रोल टिपिंग है, इनकेनेशन है, कंपोस्टिंग है, मैन्योर पिट्स है या ब्राल्स है, ये हमने थ्योरी में भी किए थे। तो ये इनके नेम याद रख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ हेल्थ केयर वेस्टेज। अब हेल्थ केयर सिस्टम जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह है उनके अंदर कैसे कौन सी जगह से वेस्टेज आ सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आ सकते हैं, नर्सिंग होम से, डिस्पेंसरीज से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, मॉर्चरीज से और ब्लड बैंक से। इन जगहों से जो है वो सोर्स ऑफ वेस्टेज आ सकते हैं। फिर आ जाते हैं इंक्रीनेशन क्या होता है। इंक्रीनेशन का मतलब ये होता है कि हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन, यानी कि जो भी वेस्टेज है ना हमारे पास ऑर्गेनिक और कंबस्टिबल बेसिस, यानी कि ऑर्गेनिक भी होंगे और जल भी सकते होंगे, उनको कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक इनकम्बस्टिबल मैटर के अंदर विद रिडक्शन ऑफ वेस्ट वॉल्यूम और वेट। उसका वेट वॉल्यूम डिक्रीज कर देता है, यानी कि उसको बिल्कुल ऐश बना देता है। तो ये होता है इंक्रीनेशन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट में डस्टबिन की पिक्चर शो हो रही थी, इनके कंटेनर्स ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड। इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स का वेस्टेज जो है वो इसके अंदर डाले जाते हैं। तो इनके अंदर इन्फेक्शियस वेस्टेज लिखा हुआ था,
कौन कौन से मेथड यूज होते हैं डिस्पोजल ऑफ द वेस्टेज के लिए? हेल्थ केयर के अंदर केमिकल डिसइंफेक्शन है, इंक्लिनेशन है और लैंड डिस्पोजल है, ये 3 मेथड यूज होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स के अंदर। बाकी के हम देख लिए थे। हाउ मिसिंग ऑफ इन्फेक्शियस फ्रॉम नॉन इन्फेक्शियस, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि इन्फेक्शियस जो चीज़ें हैं वो नॉन इन्फेक्शियस चीज़ों से मिक्स ना हो, वेस्टेज से मिक्स ना हो। तो ये कब करते हैं? जब हम जनरेट कर रहे होते हैं लेवल एट द लेवल ऑफ जनरेशन ऑफ द वेस्टेज, यानी कि जो हेल्थ केयर के अंदर काम कर रहे होते हैं लोग, जैसे डॉक्टर्स हैं, अब जो सिरिंजेस है वो उस वाले कंटेनर में डालें जिसमें सिरिंजेस ने डालना होता है, कोई इन्फेक्शियस मटीरियल है तो उस कंटेनर में डालें, यानी कि डिफरेंट कंटेनर के अपने अपने काम होते हैं ना कि कौन कौन से वेस्टेज में जाएंगे, तो हर वेस्टेज को अलग अलग कंटेनर में डालें। उस लेवल के ऊपर मिक्सिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो आपको फिगर शो हो रही है, ये क्या है? इंक्रिनेशन है। इसके अंदर कौन से टाइप ऑफ वेस्टेज जो है वो डिस्पोज किए जा सकते हैं? इससे बायोमेडिकल वेस्टेज को डिस्पोज किया जा सकता है और इन्फेक्शियस वेस्टेज को भी डिस्पोज किया जा सकता है। प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं? अब इंक्रिनेशन करते हुए हमने कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर यूज करने हैं कि जो वहाँ पे पर्सन काम कर रहा है कहीं वो ही ना इन्फेक्ट हो जाए, तो उसके अंदर हम ग्लव्स यूज करते हैं, कैप, मास्क, एप्रन वगैरह, और अगर पॉसिबल है तो उसकी इम्यूनाइजेशन भी करा दें। कौन कौन से डिजीज के अगेंस्ट? हेपेटाइटिस बी और टेटनस के अगेंस्ट। तो ये हो गया डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ऐसी फिगर बनी हुई है प्राइमरी सेडिमेंटेशन, एरेशन, फाइनल सेटिंग वगैरह की। तो ये क्या है? ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। इसमें कौन से टाइप ऑफ वर्कर रिक्वायर होते हैं? इसके अंदर ट्रेन या स्किल वर्कर रिक्वायर होते हैं। और इसके बाद ये कौन सी सिटीज के लिए जो है वो बेस्ट है? लार्ज सिटीज के लिए ये बेस्ट होता है। प्रोसेस ऑफ एरेशन हो ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सीवेज प्रोसेस, कैसे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रोसेस्ड होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, नाइट्रेट्स और वाटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। जिसे हमने पहले पढ़ा था ना कि एरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल कंपाउंड्स के अंदर तोड़ देता है, तो इसमें भी ऐसे ही है कि कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स और वाटर के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की पिक्चर किस चीज़ की नजर आ रही है? ये टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन हमने बतानी है, टाइप ऑफ पोल्यूशन हमने बतानी है, तो ये एयर पोल्यूशन होगी। इसके एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर को उसके क्या क्या नुकसान होते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, ओजोन डिप्लेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये तो पता ही है। इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं? SO2 है। सोशल एंड इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या होते हैं? प्लांट्स की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, एनिमल लाइफ की डिस्ट्रक्शन हो जाती है पोल्यूशन की वजह से, कोरोजन ऑफ मेटल्स होती है, डैमेज टू बिल्डिंग्स होती है। तो ये होती हैं सोशल एंड इकोनॉमिकल इफेक्ट्स। और एयर पोल्यूशन के हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं? इंसानों को क्या नुकसान होते हैं? एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इमीडिएट डेथ ड्यू टू सफोकेशन, अगर ज्यादा पोल्यूशन होगी तो सफोकेशन हो सकती है। लंग कैंसर हो सकता है, एस्मा है, एम्फाइजमा है। क्वेश्चन आ जाता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? ये थ्योरी में भी पढ़ा था। SO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्बिटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टॉक्सिक मेटल्स हैं। तो ये 4-5 नाम याद रख लेने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन थे? ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट। इस प्रोसेस का नाम लें कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट खराब हो रहा है, तो क्या प्रोसेस है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसके अंदर कौन कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, वाटर वेपर्स है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या होते हैं? यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाए अर्थ का तो उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे? इंक्रीज इन द स्किन कैंसर होगा, इंक्रीज ड्राउट या फॉरेस्ट फायर्स होगी, इंक्रीज इन्फेक्शन डिजीज होगी, सी राइज होगी, इंक्रीज हैवी रेनफॉल होगी। तो ये होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं नॉइस। नॉइस में क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉइस क्या होती हैं? लाउडनेस होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद डेली एक्सपोजर लिमिट कितनी है कि कितना एक पर्सन आवाज को सुन सकता है? 85 डेसिबल तक होती है। नॉन ऑडिटिव इफेक्ट क्या होते हैं? यानी कि हियरिंग से रिलेटेड दूसरे इफेक्ट क्या होते हैं? ये इंटरफेयर करता है स्पीच के साथ। जैसे कोई बात करो, बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो तो बात सुनाई नहीं देती, स्पीच के साथ इंटरफेयर करता है। अनोइनेंस होती है, चिड़चिड़ाहट से होती है, वर्क एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है, काम ठीक तरह से नहीं होता, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं। तो ये होते हैं नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर किसी पर्सन को हियरिंग प्रॉब्लम है और उसको हमने कोई हियरिंग एड दे दी है, कोई ऐसी डिवाइस दे दी है जिसकी वजह से वो सुन सकता है, तो ये कौन सी टाइप ऑफ प्रिवेंशन होती है? तो ये टर्शियरी प्रिवेंशन होती है, क्योंकि उसको डिसेबिलिटी हो चुकी है, अब हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं तो वो टर्शियरी प्रिवेंशन होगी। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज इन द स्टडीज ऑन द नॉइस। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं स्टडीज करने के लिए नॉइस पे? ये होते हैं साउंड लेवल मीटर है, ऑक्टेव बैंड फ्रीक्वेंसी एनालाइजर होता है, ऑडियोमीटर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटरी इफेक्ट क्या होते हैं नॉइसेस के? अब हमारे पास ईयर्स में क्या इफेक्ट होते हैं? एक तो ऑडिटिव फटीग होती है, मतलब थक जाता है। उसके बाद टेम्परेरी डेफनेस हो सकती है, या ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉस हो सकता है, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। तो ये इसके ऑडिटिव इफेक्ट हो जाएंगे। कौन कौन से हम मेजर्स दे सकते हैं कि हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकें?
सिटी प्लानिंग होती है। सिटी प्लानिंग में क्या है कि जोनिंग कर दें कि जो एरियाज इंडस्ट्रीज के हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए रहें, सिटी के एरिया में इंडस्ट्रीज ना हो। उसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स लगा सकते हैं कि हैवी व्हीकल को घरों वाले एरिया में जहाँ पे कोई सोसाइटी बनी है वहाँ पे ना यूज़ करें। अकाउस्टिक इंसुलेशन क्या होती है, इसके अंदर हम ये कि साउंड प्रूफ बिल्डिंग बनाएं। अगर किसी बिल्डिंग में कोई काम होना है तो वह साउंड प्रूफ होनी चाहिए ताकि आवाज़ बाहर न जाए। नॉइज फ्री इक्विपमेंट यूज़ करें घरों में। इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम द होम होनी चाहिए। उसके अलावा बेटर मशीन यूज़ करें ताकि शोर कम हो। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको भी तो खतरा है ना, तो उसके लिए एयर प्लग्स यूज़ करें या वर्क रोटेशन हो कि एक वर्कर ने इतने घंटे काम करना है, उसके बाद नेक्स्ट वर्कर आएगा। हेयरिंग टेस्ट कराएं। लेजिस्लेशन में क्या है, नॉइस लिमिट सेट करें कि इतनी लिमिट होनी चाहिए। कंपनसेशन विद ऑक्यूपेशनल हेयरिंग लॉस होनी चाहिए और एजुकेशन या पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट एसएससी फिगर बनी हुई है, हमने बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो ई वाला है जिसमें व्हील शेप का बना हुआ है, ये है रेडियो एक्टिव मटीरियल और बी शो कर रहे हैं बायोहैजर्ड्स को या इन्फेक्शियस मटीरियल को, और जिसके अंदर ये स्कल सा बना हुआ है ना, ये टॉक्सिक मटीरियल्स को शो कर रहा है। टॉपिक है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का। अब हमने बताना है कि क्वालिटीज़ क्या होती हैं गुड मैसेज की। मीनिंगफुल होना चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट नीड्स, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक एक्यूरेट होना चाहिए, कल्चरली और सोशली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद है कि सपोर्टिव बिहेवियर और डायरेक्टिव बिहेवियर क्या होता है। सपोर्टिव बिहेवियर होता है कि वो डायरेक्ट भी कर रहा है, कोच भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है और डेलीगेटिंग भी है। और जो डायरेक्टिव बिहेवियर होता है ना, उसमें पीपल हमें बताते हैं कि कैसे कोई काम करना है, क्या करना है, और उसके बाद साथ साथ सुपरवाइज भी करें। तो ये होता है डायरेक्टिव बिहेवियर। फिर नेक्स्ट ये जो मॉडल नजर आ रहा है ना, इसका नेम बताना है कि ये क्या प्रोसेस है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है और मोर स्पेसिफिकली ये शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल है। फिर नेक्स्ट है मोड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कैसे कैसे तरीकों से हम हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं। इसके अंदर मेडिकल मॉडल होता है, मोटिवेशनल मॉडल होता है और सोशल इंटरनेशनल मॉडल है, सोशल इंटरवेंशन मॉडल है। तो ये इनके मॉडल्स याद रखने हैं। फिर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन क्या होती है, टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट और कल्चरल, ये बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। और भी थे इसके अंदर, ये आपने देख लेने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर निमोनिक है, CCLL, EF और IPM है, यानी कि क्रेडिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लीडरशिप, लर्निंग बाय डूइंग, एग्जांपल सेटिंग, फीडबैक है, इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेशन है, मोटिवेशन, रिइंफोर्समेंट। इसके अंदर से कोई से 6 कर लेने हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक 5 स्टार डॉक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लीडर होता है, मैनेजर होता है, केयर प्रोवाइडर, कम्युनिकेटर और डिसीजन मेकर होता है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉचिंग द टीवी। अब अप्रोच बता रही है कि एक पर्सन टीवी के ऊपर कुछ देख रहा है, कोई एड चल रही है, तो ये कौन सी अप्रोच होती है, ये मैस अप्रोच होती है। इसके फायदे क्या और इसके नुकसान क्या है। मेरिट्स होते हैं कि मोस्ट पॉपुलर है, अफेक्टिव है, क्रिएटिंग द अवेयरनेस, और डीमेरिट्स क्या होते हैं कि वन वे चैनल होता है। अब इसके अंदर जो देखने वाला बंदा है वो तो बात नहीं कर सकता ना, कैन नॉट कवर ऑल द एरियाज ऑफ लर्निंग, सारे एरियाज को कवर नहीं कर सकता। तो ये होगी हमारी कम्युनिटी मेडिसिन की OSP। अब इसके अंदर केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी और एसएस जो कैलकुलेशन थी ना, जो थ्योरी में की थी वो भी कर देनी है। वो पास्ट पेपर में नहीं थी लेकिन हमारी आ सकती है, हमारी थ्योरी में भी आई थी, तो ये देख लेना है। और आप अगर ये नोट्स पढ़ रहे हैं तो एक दफ़ा नोट्स पढ़ के पास्ट पेपर्स भी देख लेने हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें जो थी ना वो मैंने वैक्सीनेशन में छोड़ी थी, क्योंकि वैक्सीनेशन वाला टॉपिक हमारे एलओस में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि ये चीज़ें बतानी है। तो एक दफ़ा आप देख लें अगर आपने करने हो। बाकी जो सारे टॉपिक्स थे ना वो सारे यही थे, एंड दैट्स इट।